तो रिवीजन सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्लियर, और इसको ज़रूर से करते रहे। और कल जो मैं चर्चा कर रहा था उसमें लास्ट में मैंने ये बताया था कि भारत के संविधान के अलग अलग स्रोतों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, क्लियर। और उसमें जो लास्ट था हमारा वो क्या था कि यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है, क्लियर। अब इसके बाद जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ वो हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले राज्य के, लिखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, लिखिए, जो कि, और जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवाता जाऊंगा, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। इसके अलावा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। और किसको मनोनीत करेंगे, देखो दो तरह के सदस्य होते हैं, एक जो हम और आप जैसे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, क्लियर, लोकसभा में डायरेक्टली हमारे और आप जैसे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं 18 वर्ष और उससे ऊपर की जिनकी भी उम्र होगी, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन राज्यसभा की यदि बात की जाए तो उसके सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किस रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि हम और आप एमएलए को चुनते हैं। एमएलए कहां पर, जो राज्य के अंदर जो विधानसभा है उनको चुनते हैं, और वो आगे राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो दो तरह के सदस्य राज्यसभा में होते हैं, एक इलेक्टेड और दूसरा नॉमिनेटेड, एक निर्वाचित होते हैं और दूसरा मनोनीत होते हैं। अच्छा, ऐसे 12 सदस्य कौन कौन से, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। क्लियर, लिखिए, उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसके अलावा जो तीसरा कुछ जो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, वो क्या है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। क्लियर, लिखिए, राष्ट्रपति का चुनाव। क्लियर, नेक्स्ट, इसके बाद लिखें कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहले कि संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत होता है। केंद्र क्या होता है, ज्यादा मजबूत। हमने बताया था कि दो तरह के फेडरल सिस्टम है, एक अमेरिका का, एक कनाडा का, और हमने जो अडॉप्ट किया वो किसका, कनाडा वाला, जिसमें कि केंद्र को हमने ज्यादा शक्ति दी और हमने चर्चा की थी कैसे केंद्र ज्यादा मजबूत है किसकी तुलना में, राज्यों की तुलना में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि देखिए हमने बताया था
कि इस पे आने से पहले आप एक चीज समझें कि 7वीं अनुसूची है, नहीं 7वीं अनुसूची के अंदर 3 तरह के क्या दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए, 3 तरह के क्या दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए। क्लियर? पहला क्या है, संघ सूची, समझना। दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, नहीं, इसे स्टेट लिस्ट कहा जाता, और इसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता। क्लियर? तो यूनियन लिस्ट के अंदर कुल मिला के 100 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 विषय दिए गए, 100 विषय दिए गए, ध्यान देना। नेक्स्ट, जो स्टेट लिस्ट की यदि बात की जाए तो इसमें स्टेट लिस्ट के अंदर कितने, 61 विषय हैं, और लास्ट में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 52 विषय दिए गए। अब एक चीज ये समझो कि कोई ऐसा विषय जो ना संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो। क्लियर? आयरलैंड से प्रेसिडेंट के इलेक्शन या प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। क्लियर कर लीजिए रवि कुमार जी। सर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की जाए ना, तो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। हमने बताया था कि 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक अमेरिका वाला और एक कनाडा वाला। अमेरिका वाले में क्या है कि केंद्र और राज्य के पास इक्वल पावर होती है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन कनाडा वाले सिस्टम में क्या है कि जो हमने ज्यादा शक्ति किसको दी है? तो केंद्र को दी है। क्लियर है पॉइंट पवन कुमार? अब देखिए, अब एक चीज बताओ कि कोई ऐसा भी विषय हो सकता है जो ना संघ सूची में हो, मान लेते हैं, ना ही राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो। क्लियर? तो ऐसे विषय को, क्लियर, क्या कहते हैं? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। क्लियर? ध्यान देना, यहां पर भारत में ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है, ध्यान देना। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो कनाडा से लिया है। इज इट ओके? नेक्स्ट, इसके बाद देखें कि नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिया है हमने, कहां से? तो कनाडा से। तो केंद्र क्या करता है? हमारे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, नहीं, यहां पर मैं स्पष्टीकरण के लिए लिख दूं, राष्ट्रपति के माध्यम से। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। क्लियर? तो राज्यपाल की नियुक्ति, और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के पास, अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या मांग सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं, नहीं, राष्ट्रपति क्या मांग सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। और ये प्रश्न बहुत दफे पूछा जाता है, इसलिए लिख लीजिए,
अंडर आर्टिकल 143, किससे? अनुच्छेद 143 के तहत। गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये कहां से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट लिख लिया आप सभी लोगों ने? लिखिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इससे हमने ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले तो ये जाने कि हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। दूसरा लिखिए कि व्यापार, ठीक है, इससे संबंधित आवाजाही, क्लियर, की स्वतंत्रता, आवाजाही की स्वतंत्रता, और साथ में संसद की संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठती है, और ये अंडर आर्टिकल 108 में दिया गया। कहां दिया गया? 108 में दिया गया। क्लियर, गुड। सर राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन तो शायद आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर, और वो तो वही तो मैंने लिखवाया है अभी, आप देखो ना, ये आयरलैंड से, ठीक है, ये देखिए, राज्यसभा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से देख लिया कि 3 चीजें ली हैं, एक समवर्ती सूची, दूसरा व्यापार और इससे संबंधित आवाजाही की स्वतंत्रता, और संसद की संयुक्त बैठक जब क्या हो? गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब क्या हो? गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट लिखें, जर्मनी के वीमर संविधान से। क्लियर, जर्मनी के किस संविधान से? वीमर संविधान से हमने क्या लिया है कि देखो होता क्या है कि एक अंडर आर्टिकल 358 और 359 है। क्लियर, इसमें क्या होता है कि 358 में अनुच्छेद 19 के तहत, मैं बाद में बृहद चर्चा करूंगा, के तहत मूलभूत अधिकार का प्रभाव निलंबित हो जाता। क्लियर, ये कौन से है? आर्टिकल 358। अब 359 में देखो, क्लियर, लिख लीजिए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य
मूलभूत अधिकारों के, अन्य मूलभूत अधिकारों के प्रभाव के निलंबन संबंधित, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये समझा दूं, फिर मैं कनाडा पे आता हूं। जर्मनी का जो वीमर संविधान है, क्लियर, तो होता क्या है, यहां से आप समझिए कि फंडामेंटल राइट लिख देता हूं थोड़ा संक्षिप्त में, मूलभूत अधिकार लिखने के बजाय, ठीक है। फंडामेंटल राइट के प्रभाव निलंबित हो जाते हैं, यानी कि जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या है भाई, हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, समझना, हमें क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) खत्म नहीं होगा, उसका प्रभाव खत्म होगा। मतलब वो है, संविधान में बना हुआ है, लेकिन आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के तहत, तो उसका प्रभाव जब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता तब तक वो खत्म हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है, समझना। अब देखो, इससे संबंधित दो बातें हैं, क्लियर, दो बातें, एक हमारा अनुच्छेद 358 है और एक 359 है, क्लियर। 359 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के अन्य मूलभूत अधिकारों के प्रभाव को निलंबित करना हो तो इसका सहारा लिया जाता, ठीक है, 359 का। और 358 का सहारा क्यों लिया जाता है, अनुच्छेद 19 के अंदर जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको यदि निलंबित करना हो तो उसके प्रभाव को, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर है, पहले ये बताना बच्चों। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक बच्चे ने कनाडा के बारे में बोला है तो समझना। देखिए, कनाडा के बारे में सबसे पहले जो संघ है, एक अमेरिका का मॉडल है और एक कनाडा का मॉडल है। तो हमने जो फॉलो किया है संघ के मामले में, संघीय व्यवस्था के मामले में, वो कनाडा के मॉडल को फॉलो किया है। क्लियर है पॉइंट, ध्यान देना। अब ये कल परसों मैंने बताया था कि जैसे अमेरिका का जो मॉडल है संघ का, उसमें क्या है कि केंद्र और राज्य को बराबरी का अधिकार दिया गया। दोनों के संविधान क्या है, अलग अलग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो संघ हो, केंद्र हो या राज्य हो, अपने अपने क्षेत्र में वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमने जो फॉलो किया है संघ का, ठीक है, वो क्या फॉलो किया है, कनाडा वाले मॉडल को, क्लियर। यहां पर केंद्र के पास ज्यादा शक्ति निहित की गई है यदि तुलना की जाए किससे, तो राज्यों से, क्लियर, राज्यों से। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, अब इसमें एक चीज ये ध्यान देना, दूसरा जो है कि 7वीं अनुसूची के अंदर 3 विषय दिए गए, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का होता है। लिख लेना यदि लिखना चाहो तो, लिखिए संघ सूची में, इसमें एक पॉइंट जोड़ लो, संघ सूची में दिए गए विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का होता है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन में मैंने बताया था संसदीय प्रणाली है, क्लियर,
ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान देना यहां पर कि संघ सूची, दूसरा लिखिए राज्य सूची। लिखिए साधारण परिस्थिति में लिखना राज्य सूची, साधारण परिस्थिति में इन विषयों पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है। अब ये हो चुका है, सॉरी ये पहले का था, ठीक है। अब घट के यहां पर 97 हो चुका है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। समवर्ती सूची अब 52 है, पहले कम थे, ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के ऊपर, यस टोटल लिस्ट ली गई है, ठीक है। नहीं देखो टोटल लिस्ट नहीं ली गई है, एक चीज समझिए, ये व्यवस्था ली गई है, ठीक है। अब थोड़ा मुझे पहले बोल लेने दीजिए, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए 7वीं अनुसूची में ध्यान देना 3 विषय हैं, एक संघ सूची, संघ सूची इसमें जितने भी विषय दिए गए इसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाती है। राज्य सूची इसमें दिए गए विषयों के ऊपर कानून राज्य विधायिका बनाती है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। अब बात यह आ गई, यदि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति यदि आती है, क्लियर, दोनों ने कानून बनाया और दोनों का कानून एक दूसरे के खिलाफ चला जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जानते हो आप, क्लियर, केंद्र का कानून जो है वो प्रिवेल करेगा, लागू रहेगा, हावी रहेगा, और जिस हद तक राज्य का कानून केंद्र के कानून के खिलाफ जाता है उस हद तक वो खत्म हो जाता है, क्लियर, समवर्ती सूची में। अब एक चीज पहले समझो कि ये व्यवस्था नहीं, एक्चुअली में ध्यान देना कि इन 3 विषयों में, यदि इन 3 सूचियों में कोई विषय ना हो, ध्यान देना इन 3 सूचियों में कोई विषय ना हो, तो जो विषय बच जाता है उस पर कानून संसद बनाती है। ये वाली व्यवस्था ध्यान देना, ये वाली व्यवस्था कहां से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। मैं फिर से बताऊं आपको, क्लियर, फिर से आपको बताऊं, क्लियर, कि 3 सूची है, तीनों सूची में यदि कोई विषय नहीं है तो वो अवशिष्ट शक्तियां के अंदर आता है, और वो किसके पास है, केंद्र के पास है। ये व्यवस्था हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया। ये पॉइंट क्लियर है सभी का? जवाब देना। क्या है सर, उसमें स्टेट को सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन मानने की विद्यता नहीं है, या स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन सर इमरजेंसी में पार्ट खत्म हो जाता है ओनली। हरिंदर कुमार जी, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया हूँ, बाकी फिजा खान का मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको, ठीक है। हरिंदर कुमार जी अपने क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम कीजिए, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के माध्यम से, ये हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, वो व्यवस्था हमने कनाडा से ली गई। और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा, किस राज्य से कितने होंगे, ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो कनाडा से लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो बारी आती है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये समझ ही चुके हैं आप।
अब जर्मनी के वीमर संविधान से समझना, ठीक है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर से सुनना, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता तो उस स्थिति में क्या होता है ये समझो कि जो नागरिक हैं या गैर नागरिक हैं, जो भी हैं, क्लियर, नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है, वो अधिकार खत्म नहीं होता, समझना, अधिकार खत्म नहीं होता, उसका प्रभाव खत्म होता। मतलब मूलभूत अधिकार अभी भी संविधान में है, उसको नहीं हटाया गया, लेकिन वो जो प्रभावी होता है ना, उसको हटा दिया गया। क्लियर, मतलब उस समय मूलभूत अधिकार होते हुए भी नहीं है। क्लियर, होते हुए भी नहीं है। अब समझना, ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? जर्मनी के वीमर संविधान से ली है। कहां से? जर्मनी के वीमर संविधान से ली है, ये देखना। क्लियर, अब इसमें एक व्यवस्था समझिए, ये तो ले लिया हमने कंसेप्ट वहां से, और व्यवस्था क्या है? एक अनुच्छेद 358 है। क्लियर, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है, आप से आप अनुच्छेद 19 क्या होगा? उसका प्रभाव निलंबित हो जाएगा। बाकी का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अच्छा 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं होता। लिख दे रहा हूं मैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के मुताबिक, मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के मुताबिक। ध्यान देना, 20 और 21 का प्रभाव कभी भी निलंबित नहीं होगा। बाकी को निलंबित करोगे प्रभाव को, तो आपको सहारा 359 का लेना पड़ेगा, और 19 के प्रभाव को निलंबन करने के लिए, जो कि स्वतः ही होता, 358 का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर? प्लेन एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट, अब्दुल गनी जी, ओके, ये क्लियर है पॉइंट? थैंक यू, थैंक यू, समझ में आ गया? ये बताओ, क्लियर? आपसे चॉकलेट भी लेंगे, फूलों का गुलदस्ता भी लेंगे, आप एक बार रिजल्ट लेके आए, ठीक है, हमें बड़ा अच्छा सा लगेगा। क्लियर? हरिंदर कुमार जी, यूएसए में स्टेट सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अलग है क्या? देखो हरिंदर कुमार जी, ये चर्चा हमने की थी, क्लियर, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए चर्चा कर दूं। देखिए, एक क्या है हमारा यूएसए, एक क्या है बच्चे? यूएसए, एक क्या है? कनाडा है। समझना, यहां पर, ठीक है, केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग संविधान होते हैं। कनाडा के अंदर एकल संविधान है, क्लियर, एकल नागरिकता है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर दोहरी नागरिकता है। क्लियर? तीसरी बात, यहां पर केंद्र और राज्य बराबर है। क्लियर? यहां पर केंद्र के पास बहुत ज्यादा शक्ति है राज्य से, और ये वाला जो कंसेप्ट है ना, हमने भारत में अपनाया
है। क्लियर? देखते चलिए, फर्क समझना। यहां पर अच्छा पहले 13 राज्य थे, क्लियर, बाद में 50 राज्य मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया। क्लियर? नहीं? अब यदि भारत की बात की जाए तो देश बना, फिर राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के मुताबिक बांटा गया। हरिंदर जी, अब लगता है कि अब आपको समझ, हाँ फिजा खान बच्चे समझना। पहले तो एक चीज ध्यान दो, ठीक है हरिंदर जी, पहले ये बताओ, अभी फिजा खान बच्चे मैं आपके सवाल पे आता हूं, ठीक है, लेकिन इससे पहले बच्चे हरिंदर मुझे आप ये बताओ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं, आपकी कंफ्यूजन ये क्लियर हुई या नहीं, ठीक है, यस नो जो भी हो जवाब दे देना, ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब क्लियर है? अब फिजा खान बच्चे अब आप समझो, ठीक है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना कि देखो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है। क्लियर? क्लियर? सबसे पहले यहां और यहां मूलभूत अधिकार के प्रभाव का निलंबन नहीं होता है। फिजा खान बच्चे पहले तो ये क्लियर कर लो, मैंने तीनों के लिए नहीं बोला है, सिर्फ इस केस में मूलभूत अधिकार के प्रभाव का निलंबन होता है। और मैं कभी भी ये नहीं बोला हूं कि मूलभूत अधिकार निलंबित होता, उसका प्रभाव निलंबित होता। क्लियर कर लो। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अनुच्छेद 20 और 21 का प्रभाव निलंबित नहीं होता है, कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। अब क्लियर है फिजा खान बच्चे, बताना। मैंने देखो 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 फिर से आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो, ठीक है। 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगी, क्लियर, तब मूलभूत अधिकारों के प्रभाव का निलंबन होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्लियर। अब
चर्चा ये है कि आखिर ये निलंबन होता कैसे है। इसके लिए बच्चे दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 358 है और एक अनुच्छेद 359 है। 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो होता है उसका जो प्रभाव होता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक चीज, स्वतः निलंबित हो जाता खुद ब खुद। जैसे 352 लगाया गया, अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रभाव अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे उसके प्रभाव। क्लियर? बाकी के लिए, ठीक है, बाकी के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होता। क्लियर? यदि वो बोल देंगे कि अनुच्छेद 25 हटा दो तो 25 हट गया, 28 हटा दो तो 28 हट गया, वो बोल देंगे अनुच्छेद 15 हटा दो तो हट गया, जिस को बोलेंगे वही हटेगा। क्लियर? लेकिन ये जो 19 वाला है 358 के तहत, वो खुद ब खुद उसका प्रभाव निलंबित हो जाएगा। अब क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता लो बच्चे, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ूं। क्लियर? चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाए फिर। नेक्स्ट, अब देखिए कि नेक्स्ट जो बारी आती है सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ, क्लियर? इससे हमने क्या लिया, तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज लिया, ठीक है, क्या लिया? मूलभूत कर्तव्य। इसके बाद लिखिए प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल पूरा नहीं, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में जो बात की गई है जस्टिस की, देखिए मैं अभी पूरे चैप्टर में घुसना नहीं चाह रहा हूं सुनील कुमार जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 19 का जो निलंबन होता है, प्रभाव का निलंबन, वो जब बाह्य आपातकाल लगेगा, यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण से होगा, तब लगेगा होगा। क्लियर? नीरज कुमार भेदिया जी, निलंबन क्यों नहीं होता है? अरे उसका प्रभाव निलंबित होगा। यदि आपने उस अनुच्छेद को निलंबित किया, ठीक है, तो निलंबन करने के लिए क्या चाहिए होगा? अनुच्छेद 368 की जरूरत पड़ेगी, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और जब फिर से इमरजेंसी खत्म होगी तो फिर से संविधान में संशोधन करो। क्लियर? तो इसीलिए उसको डिलीट नहीं किया जाता है, वो रहेगा वहीं पे, इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए प्रस्तावना के अंदर जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है, क्लियर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने कहां से लिया है? तो सोवियत संघ से लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लिखे दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां दी गई है? अनुच्छेद 368 में। क्लियर? और साथ में राज्यसभा में या
के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये प्रक्रिया हमने यहां से ली है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट, जापान। क्लियर? तो जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्लियर? के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये कहां पर है बच्चों, अनुच्छेद 21 में। क्लियर? अनुच्छेद 21 में। तो पहला जो हमने देखा, ठीक है, अभी तक कि हमारे संविधान के अंदर अलग अलग जो प्रावधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया। उससे पहले हमने देखा कि हमारा संविधान क्या है, एक बृहद संविधान है, विशद संविधान है, ठीक है, एलॉबरेट है, काफी बड़ा है। क्लियर? और उसके बाद हमने एक चर्चा तो कर ही ली है पहले ही। क्लियर? कि लिखिए, भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता, अनम्यता क्या हुआ, कठोर या रिजिड, और नम्यता क्या हुआ, लचीला या फ्लेक्सिबल। नहीं, इसका क्या है, मिश्रण है। इस पे काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने ये बता ही दिया कि जो भारत का संविधान है वो संघीय व्यवस्था तो करता है, लेकिन शक्ति ज्यादा किसको दिया गया है, तो केंद्र को दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने पूछा कि ब्रिटेन में क्या राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है या संसदीय प्रणाली है, ये समझिए थोड़ा सा। क्लियर? तो सब उसके बाद भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है भाई, संसदीय प्रणाली की। क्लियर? समझना, इस चीज को समझने के लिए आप ये समझें कि 3 अंग होते, ठीक है। एक क्या होता, कार्यपालिका, पहले भी चर्चा की थी मैंने। एक क्या होता, विधायिका। एक क्या होता, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है, ध्यान देना कि संविधान की व्याख्या देना। क्लियर? दूसरा, दीवानी, फौजदारी, इसको इंग्लिश में सिविल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। ठीक है। मामलों पर फैसला देना, ये काम है इनका। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं और थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेना। ये है क्या, दीवानी मुकदमा क्या होता है और फौजदारी मुकदमा क्या होता है। देखिए, दीवानी मुकदमे की यदि बात की जाए, मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें ये दो व्यक्तियों या पक्ष या ज्यादा के बीच में होता। क्लियर? इसमें
सजा नहीं सुनाई जाती। क्लियर? इसमें क्या दिया जाता है? तो कंपनसेशन। क्लियर? इसमें क्या दिया जाता है? कंपनसेशन या मुआवजा। क्लियर? और एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए, जब दीवानी मुकदमे की बात हो रही है तो इसमें जैसे विवाह नहीं, तलाक, संपत्ति, इनसे संबंधित मामले होते हैं। क्लियर है? दीवानी मुकदमा आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे फौजदारी मुकदमे की, यानी कि क्रिमिनल केस की। इसमें क्या होगा आप लोग समझना कि दो पक्ष होंगे, नहीं, दो पक्ष होंगे। क्लियर? पीड़ित के पक्ष में राज्य होगा। देखो, जैसे ए ने बी का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है? तो पीड़ित कौन है? पीड़ित ये है। क्लियर? तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। क्लियर? यदि बी अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकता तो राज्य या सरकार उसके लिए मुकदमा लड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? और इसके अलावा जो इसका समाज में इसके कारण से व्यय व्याप्त होगा। नहीं, एक मर्डर उदयपुर में हो गई, समझना, भारत में जिसने सुना, बाहर जिसने सुना, सबके मन में सिहरन पैदा हुई होगी। लेकिन यहां पर विवाह या तलाक या संपत्ति या कस्टडी ऑफ चाइल्ड का फर्क उन दोनों के ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन जब फौजदारी या क्रिमिनल केसेस होंगे तो ये चीज होती है। आप सभी लोग बताओ, ये क्लियर है कि दीवानी मुकदमा क्या होता है और फौजदारी मुकदमा क्या होता है? क्लियर? अब देखिए बच्चों, यदि ये आपको समझ में आ चुका होगा तो नेक्स्ट आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। क्लियर? पहला। दूसरा काम क्या है विधायिका का? कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। क्लियर? और कार्यपालिका का क्या काम है? जो विधायिका एवं न्यायपालिका का काम नहीं है, वह कार्यपालिका का काम है। इज इट ओके? समझ में आ गई बात? तो देख लो, पहले ये दिमाग में रख लो कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या देती है, दीवानी फौजदारी मामलों में फैसला सुनाती है। क्लियर? अब एक पॉइंट आपके दिमाग में हो सकता है कि खटक रहा हो कि यह कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है। क्लियर? ध्यान देना। और उसके बाद मैं संसदीय प्रणाली पे आता हूं। ठीक है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। और जहां जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा मैं खुद लिख दूंगा। ठीक है?
सर पीड़ित के पक्ष में हमेशा राज्य होगा, कभी भी पुलिस भी पीड़ित के अगेंस्ट हो जाती है, क्लियर? नहीं, मर्डर हो गया, ठीक है, या चेन स्नैचिंग की यदि बात हो गई तो जांच कौन करेगा? आप बताओ, आरोपी को पकड़ेगा कौन? पुलिस पकड़ेगी या इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ेगी? तो ये है कौन भाई? पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी या प्रवर्तन निदेशालय, ये है क्या? ये तो सरकार के ही अंग हैं, तो सरकार पीड़ित के पक्ष में ही आई। भले पीड़ित गलत रहा हो, उसकी गलती रही हो, फिर किसी ने मर्डर कर दिया हो, लेकिन एक बार जब मर्डर हो गया, नहीं, एक बार चेन स्नैचिंग हो गई, एक बार रेप हो गया, तो उसके बाद तो फिर सरकार पीड़ित के पक्ष में ही होगी, मतलब उस एंगल से जांच करेगी। और जांच के बाद यदि पाया गया कि नहीं जी पीड़ित ही गलत है, क्लियर, तो इस बात को रख देगी कोर्ट में। लेकिन तत्काल तो पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी, मेरी कितनी भी गलती हो, क्लियर। मुझे यदि जान से मारने की धमकी दे दी गई और मैं पुलिस के पास पहुंच गया, तो सबसे पहले पुलिस मुझे जान से बचाने का प्रयास करेगी, कायदे से, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कायदे से, क्लियर। और दूसरी बात, प्रोटेक्शन के अलावा जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर या, ठीक है, प्रथम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज कराई है, क्लियर, उसके खिलाफ और मेरे पक्ष में जांच शुरू करेगी। अब जांच के बाद क्या निकल के आता है वो अलग मुद्दा है। पवन कुमार जी, सॉरी प्रिंस कुमार जी, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर, संविधान के मुताबिक और कानून के मुताबिक, क्लियर। बाकी का पुलिस पैसे लेके यदि इधर उधर करे तो वो मुद्दा नहीं यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। इज इट ओके? चलिए, तो देखिए विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है, क्लियर। मंत्री परिषद नहीं, लोकसभा में जब तक बहुमत होगी तब तक ही रहेगा, क्लियर। दूसरी बात, नहीं, अलग अलग तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, सरकार के खिलाफ या सरकार के मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकते हैं, क्लियर। नहीं, विशेषा, अब ये सब क्या होता है अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जब संसद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। विशेषाधिकार हनन का, क्लियर। इसके अलावा, ठीक है, बजट जो है, वैसे बजट शब्द कहीं भी नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण है, क्लियर। अनुच्छेद 112 के तहत जब तक ये पारित नहीं होगा तब तक पैसे निकाले नहीं जा सकते सरकारी खजाने से, क्लियर, ध्यान देना। और जब बजट पास की जाती है उस समय उसमें जो प्रक्रिया है, अलग अलग तरह का कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, अलग अलग तरह का कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्लियर। और मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा, मिनिस्टर से क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा लोक महत्व के मुद्दे पे, और मिनिस्टर को फिर जवाब देना पड़ता है। इसके बाद काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, तो ये अलग अलग तरह के डिवाइस हैं जिसके तहत क्या होता है कि, ध्यान देना, जिसके तहत क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करती है, क्लियर। आई होप आप सभी ने इसको लिख लिया होगा, लिखिए। आगे इन सबों पे चर्चा होगी जब मैं आपसे
चर्चा करूंगा आगे संसद। तो क्लियर, अब ये बात समझ में आ गई तो आपको आगे समझ में आएगा कि अध्यक्षात्मक प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, और दूसरा संसदीय प्रणाली। समझना, ये सिर्फ एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, यूएसए, क्लियर, और ये कहां पर, ब्रिटेन में, भारत। मूलभूत फर्क क्या है ये समझना, सॉरी दिस इज यूएसए, अमेरिका। मूलभूत फर्क क्या है ये समझना। यहां पर राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद वहां के संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस चुने जाने के बाद या चुनने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बहुमत होगा तभी ये राष्ट्रपति बनेंगे, क्लियर, या राष्ट्रपति बनने के बाद तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक कांग्रेस में बहुमत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो कल परसों का न्यूज़ है, यदि आप अखबार पढ़ते होंगे, ठीक है, तो अभी वैसे आया नहीं है, लेकिन जो रुझान है, क्लियर, कि जो वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे लोकसभा से इसकी तुलना की जा सकती है। अब दो पार्टियां हैं वहां पर, क्लियर बच्चे, एक कौन सा है, डेमोक्रेट नहीं, और एक क्या है, रिपब्लिकन, क्लियर। ये नाम तो जरूर सुना होगा, ये ट्रंप वाली पार्टी है, और ये क्या है, जो बाइडेन। अब देखिए, अभी ये राष्ट्रपति है ना, क्लियर, लेकिन डेमोक्रेट की जो बहुमत है यहां पर अब कम होती हुई दिख रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्यावधि चुनाव हो रहा है, मध्य अवधि में चुनाव हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इनकी मेजोरिटी खत्म भी हो जाए तब भी ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। एक बार चुन लिए गए तो 4 साल तक, अमेरिका की बात कर रहा हूं, 4 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, क्लियर, जब तक कि महाअभियोग से हटाया नहीं जाए, क्लियर। नहीं, अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया, जिसमें से ट्रंप के ऊपर उनके कार्यकाल के दौरान, नहीं 2016 से 2020 तक, ठीक है, 2 बार लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। तो भारत के राष्ट्रपति जैसा वहां पर नहीं है महाभियोग की प्रक्रिया, मैं चर्चा नहीं करूंगा उसकी, यहां पर जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन फिर भी इतना आप समझ लीजिए, एक बार राष्ट्रपति आप चुन लिए गए कहां पर, यूएसए के अंदर, तो फिर आपको सिर्फ महाभियोग से हटाया जा सकता है, अन्यथा 4 साल तक बने रहेंगे, ठीक है, क्लियर। इनके जो
इनके जो मंत्री होते हैं, ध्यान देना, मंत्री को कांग्रेस के सदस्य होना, कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। और कांग्रेस वहां के संसद को कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों का? अब देखिए दूसरी तरफ हम आते हैं कहां पर? संसदीय प्रणाली में। कहां पर? संसदीय प्रणाली। यहां पर आप समझना कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक संसद के निचले सदन में बहुमत है। क्लियर? जैसे ही बहुमत खोया आप नहीं। क्लियर? मतलब एक चीज ध्यान देना, मंत्री संसद का सदस्य होगा, मंत्री संसद का सदस्य होगा। क्लियर? और यदि नहीं है, यदि सदस्य नहीं है तो अगले 6 महीने में संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाए, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री, वह मंत्री नहीं रहेगा। क्लियर? तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री जिसको चाहे मंत्री बनवा सकते हैं। मान लो मुझे भी मंत्री बनवा सकते हैं। आज के डेट में मैं संसद का सदस्य नहीं हूं, बनवा दिया। आज मुझे राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी। जिस दिन से शपथ दिलवाई राष्ट्रपति ने, उसके अगले 6 महीने तक मुझे या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा, मनोनीत नहीं, चुन के आना होगा, अन्यथा मैं सदस्य नहीं रहूंगा। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर है सभी का पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? बोलिए। डन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आशा करता हूं कि आप लोग संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच में फर्क को समझ पाए होंगे, फर्क को समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट मैं थोड़ी सी बात कर लूं संसदीय प्रणाली की। क्लियर? और क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है तो ध्यान दीजिए कि भारत क्या है? संसदीय प्रणाली। क्लियर? संसदीय प्रणाली में, क्लियर, एक चीज ध्यान दीजिए कि 2 बातें, एक ब्रिटेन जैसा और एक ब्रिटेन से अलग। क्लियर?
व्यवस्थाएं कुछ जो है ब्रिटेन जैसा ही है और कुछ ब्रिटेन से अलग भी है व्यवस्था। क्लियर? तो सबसे पहले देखें कि ब्रिटेन जैसा क्या क्या है। ठीक है, ब्रिटेन जैसा क्या क्या है, ध्यान देना। तो ब्रिटेन जैसा सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कार्यपालिका है, क्लियर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है किसके प्रति? संसद के प्रति या विधायिका के प्रति। क्लियर? तो पहली बात जो है इसमें, कार्यपालिका जवाब दे होता है संसद के प्रति। कैसे जवाबदेह होता है मैंने बता दिया है। दूसरा, संसद का सदस्य होगा, अभी बताया, संसद का सदस्य होगा, और नहीं है तो 6 महीने के अंदर भाई चुन के आ जाओ। क्लियर? दूसरी बात इसमें होती है कि संसद, लिख दूं, निचला सदन में बहुमत वाले दल या गठबंधन का क्या होगा? शासन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई जिसका भी निचले सदन में बहुमत होगा उसी दल का शासन होगा। जैसे अभी आप देख लो बीजेपी का है या एनडीए का है। क्लियर? अब देखिए कि जो निचला सदन है, नहीं, संसद में कौन है? लोकसभा, नहीं, ऐसे ही राज्य विधायिका में कौन है? राज्य विधायिका में कौन है? विधान सभा। क्लियर? ऐसी ही कुछ व्यवस्था ब्रिटेन के में भी है। क्लियर? और यहां पर प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नहीं, महत्वपूर्ण होती है। चर्चा करेंगे कैसे महत्वपूर्ण है जब मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि ब्रिटेन जैसा भारत में क्या है, यहाँ की भी जो कार्यपालिका है जवाबदेही होती है संसद के प्रति। संसद का जो भी कार्यपालिका का सदस्य होगा वो संसद का सदस्य होगा। क्लियर? जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, साथ में निचले सदन में जिस दल की भी या गठबंधन की बहुमत होगी उसी का शासन होगा। निचला सदन संसद में लोकसभा है और राज्यों में कौन है? विधानसभा है। और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। क्लियर? अच्छा, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है, कि और हसीना है आप लोगों को, प्रधानमंत्री को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों कहते हैं। क्लियर? तीन की ताकत अकेले है। अब कैसे है ये समझना। जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की यदि बात की जाए, अच्छा, सिर्फ प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं पीएम के साथ मंत्री परिषद का गठन
कंसेप्ट समझना क्लियर। सिर्फ प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया ना तो मंत्रिपरिषद गठित हो गई, क्लियर। लेकिन आप जानते हो भाई साहब, प्रधानमंत्री हमारे कोई वो साउथ के हीरो थोड़ी है रजनीकांत कि अकेला सब कुछ कर ले, ठीक है। तो इस कारण से उनको हेल्प करने के लिए दूसरे होते हैं। यदि टेक्निकली ना भी हो, सिर्फ प्रधानमंत्री ने भी शपथ ले लिया तो इसके साथ ही क्या होगी, मंत्रिपरिषद गठित हो गई। क्लियर कर लो बात। तो ब्रह्मा हुए सृजनकर्ता, क्लियर। जब तक प्रधानमंत्री पद पर है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, पालन करता हुए, क्लियर। जैसे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती। अब बताओ इससे ज्यादा महत्व क्या बताऊं प्रधानमंत्री का, क्लियर। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, नहीं, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता, ठीक है। क्रिएटर, क्यूरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इज इट क्लियर? लिख लो इस बात को। तो ये हमने देख ली चर्चा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होगी, बहुत ही अहम होगी। ये तो हमने देखा भारत में, ठीक है। ब्रिटेन जैसा क्या है, ठीक है, ये हमने देख लिया यहां पर, ब्रिटेन जैसा क्या है। अब देखिए भारत में ब्रिटेन जैसा क्या नहीं है, क्लियर। ब्रिटेन जैसा क्या नहीं है, क्लियर, ध्यान देना। क्या अलग है? ऐसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है भाई, चुनाव होता है, क्लियर। दोनों जगह संसदीय प्रणाली है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। नहीं, अभी ब्रिटेन की महारानी मर गई ना, उसकी जगह उनके बेटे ने लिया और वो हेड ऑफ द स्टेट है। बाकी की राम कहानी जो होगी, ठीक है, एक जैसी होती है। और जिस जगह पे, गौर कर लो एक पॉइंट को, मैं यहां पर कलर अलग यूज कर ले रहा हूं। जिस जगह पे राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं उसको रिपब्लिक या गणतंत्र कहते। क्या कहते? गणतंत्र कहते, क्लियर। यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बाकी की सारी व्यवस्था ये होगी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट क्या है यहां पर, ठीक है, वंशानुगत है। ये पॉइंट क्लियर है सभी का? यस नो जवाब दो, जितने भी छात्र छात्राएं हैं। देखूं क्या जवाब आता है आप लोगों का। ये वाइटल पॉइंट था जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी हमें। तो दूसरा हमने देख लिया कि संसदीय क्या है, प्रणाली है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट जो लक्षण है, जो विशिष्ट लक्षण है, क्लियर। यहां पर क्या है,
संसदीय संप्रभुता प्लस न्यायिक सर्वोच्चता दोनों है। और इसी चीज को क्या कहते हैं बच्चे? चेक्स एंड बैलेंस। नहीं तो भारत में संविधान सर्वोपरि है, ना कि संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका। क्लियर? ये एक दूसरे के ऊपर, अच्छा, कानून बनाने के मामले में ये संसद सर्वोच्च है, लेकिन न्यायिक, कल ही बताया था मैंने, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद याद करो 13(2) के तहत ये कानून जो बनाया गया उसको देख सकता है कि संविधान के मुताबिक है या नहीं है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? अब देखिए, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बड़ी चीज है, और इसके तहत क्या होता है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उन कानूनों के ऊपर मतलब व्याख्या देते हुए उस कानून को खारिज भी किया जा सकता है। कल मैंने चर्चा की थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। क्लियर? नहीं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्लियर? और जो 99वां संविधान संशोधन था उसको खत्म कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण है, क्लियर, नेक्स्ट जो विशिष्ट लक्षण है जो हमारे यहां पर क्या है कि स्वतंत्र और एकीकृत, स्वतंत्र एवं एकीकृत या इंटीग्रेटेड या समेकित भी कहते हैं, न्यायपालिका है। नहीं, यानी कि यहां पर समझिए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, मैंने पहले भी बताया था तीनों ही केंद्र या राज्य के कानून पर फैसला दे सकती है। क्लियर? पहली बात। अब बारी आती है कि स्वतंत्र कैसे है न्यायपालिका। ठीक है, इस हिस्से की यदि बात की जाए, स्वतंत्र कैसे है, तो बारी बारी से समझिए। सबसे पहले कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका पृथक है, अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, क्लियर, कि जो न्यायाधीश हैं, नहीं, कार्यकाल क्या होता? सुरक्षित होता। नहीं, देखो ना, हमने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के यदि आप जज हो या न्यायाधीश हो, क्लियर, तो सेवानिवृत्ति कितने वर्ष में? 65 वर्ष में। क्लियर? और हाई कोर्ट के यदि आप जज हो तो सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। क्लियर? उससे पहले यदि हटाना हो, क्लियर, उससे पहले यदि हटाना हो, कल ही हमने चर्चा की थी विस्तार से, क्लियर,
अन्यथा उन्हें अनुच्छेद 124 4 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हटाया जाता है। इस पे चर्चा हो चुकी है, हटाया जाता है। क्लियर? अब देखते चलो कि कैसे कैसे ये स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का एक और उदाहरण ध्यान देना, स्वतंत्रता का एक और उदाहरण आपको इनके वेतन एवं, इसे लिख लो फिर मैं समझाता हूं, एवं भत्ते भारत के संचित निधि अनुच्छेद 266 पर भारित खर्चे। एक चीज समझ लो कि ये भारित खर्चे क्या है। देखो बजट होता है ना, बजट को पास करवाना पड़ता है, ठीक है, लोकसभा से और राज्यसभा से। एक्चुअल जो पावर है बजट को पास करने का, रियल जो वित्तीय अधिकार है, ठीक है, शक्ति है, वो किसके पास है? लोकसभा के पास है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। अब जब बजट को पारित करवाया जाता है उसमें दो तरह के आइटम होते हैं, एक होता है वोटेबल आइटम और दूसरा होता है चार्ज आइटम। क्लियर? ऐसे मद होते हैं जिसमें वोटिंग की जाती है और एक होते हैं भारित खर्चे, जैसे राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, समझना, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन एवं भत्ता, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके वेतन एवं भत्ते, ये सारे भारित खर्चे हैं। यानी कि उस पे वोटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि वोटिंग की जाएगी तो बहस होगा तो उसको कम कर सकते हो। और कल ही परसों मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो तभी इनके वेतन को कम किया जा सकता है, वरना कम नहीं किया। भारित खर्चे मतलब भारत की संचित निधि पे, मतलब सरकार का जो खजाना है ना, उस पे भार स्वरूप है, इसलिए चार्ज आइटम। आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि दोगे या नहीं दोगे इतने पैसे, भैया इतना वेतन है, 12 महीने का इतना हुआ, उसमें रख दिया गया और वो मिल जाएगा। इज इट ओके? ये इसलिए किया गया है कि यदि संसद को किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कम करने का अधिकार मिल जाए ना, तो भैया आप सरकार के खिलाफ फैसला सुनाओ और अगले दिन आपके वेतन और भत्ते एवं सेवा शर्तों को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, गौर कर लेना, इनके वेतन एवं भत्ते को उनके पद पे बने रहते हुए कम नहीं किया जा सकता। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए कैसे कैसे ये स्वतंत्र है। न्यायाधीश के न्यायालय में व्यवहार को संसद या राज्य विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती। क्लियर? मतलब न्यायालय में जो भी व्यवहार हो न्यायाधीश का, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते आप संसद के अंदर या राज्य विधायिका के अंदर।
एक ही समय में आप चर्चा कर सकते हो जब उनके हटाने का प्रस्ताव चर्चा में हो। कहां पर? संसद के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट लिखिए, लिखिए सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते। और न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकता। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई जो न्यायपालिका है वो कैसे स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र है। इज इट ओके? अब देखो इसके अलावा नेक्स्ट जो विशिष्ट लक्षण है वो समझिए कि मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार। क्लियर? अच्छा, मूलभूत अधिकारों का जहां तक सवाल है तो ये भाग 3 में दी गई है हमारे संविधान के, बताया था पहले हमने, ठीक है। और ये क्या है? जस्टिसिएबल है यानी कि वाद योग्य है, जस्टिसिएबल। अब समझो कि इसका क्या मतलब होता है। इसका यह मतलब होता है यदि इसका उल्लंघन हो तो पीड़ित व्यक्ति या पक्ष सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट हमने बताया था कि रिट इशू करती है। क्लियर? और इसको यदि खत्म करना हो तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन आपको पता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, बोलिए, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ऊपर। तो ये इतना आसान काम थोड़ी रह जाता। क्लियर? तो इसके अलावा नेक्स्ट जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है? इसके अलावा वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर? ये सबसे पहले समझो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया, 36 से लेकर 51 तक दिया गया, ठीक है। और ये भारतीय संविधान का नहीं, भारत के संविधान का कहा जा सकता है अनोखा उपबंध है, ठीक है। नहीं, अनोखा क्या है? उपबंध है।
अच्छा, इससे अपेक्षा क्या होती है कि समझना, जब राज्य, मतलब राज्य का कहने का मतलब यहां पर सरकार से नहीं, सरकार जब भी कोई नीतिगत फैसला लेगी ना, तो इन चीजों का क्या करेगी, ध्यान रखेगी। क्लियर? ये जस्टिसिएबल नहीं होता है, ध्यान देना, ये जस्टिसिएबल नहीं होता है, मतलब इसको आप लागू नहीं करवा सकते। क्लियर? अनुच्छेद, मैं चर्चा करूंगा आगे, अनुच्छेद 37 की यदि बात की जाए तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट ए जस्टिसिएबल बट इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। मतलब अनुच्छेद 37 कहता कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, लेकिन यदि राज्य को यानी सरकार को शासन चलाना हो तो उसके लिए मूलभूत है। क्लियर? मतलब जब भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी नीतिगत फैसला ले, कोई कार्यक्रम चलाए, कोई स्कीम चलाए, कोई मिशन लाए, तो वो इन चीजों का ध्यान रखे बैकड्रॉप में। क्लियर? पीछे। और यदि नहीं रखती है तो भाई आप न्यायालय में इनको घसीट नहीं सकते, ध्यान देना, सरकार को। लेकिन इतनी बात तय है कि 5 साल के बाद तो इनको घूम फिर के आपके पास ही आना है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में घूम फिर के सारे जा रहे हैं। क्लियर? पनिश कर सकती है जनता 5 साल के बाद। ये पॉइंट क्लियर है सभी का, आशा करता हूं मैं। अब देखिए, तो इसमें जो किया गया कि एक वर्गीकरण की गई है। क्लियर? अच्छा, वर्गीकरण 3 तरीके की गई है इसमें, सामाजिक नहीं, समाजवाद से संबंधित, एक इसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत है और एक पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत है। मैं चर्चा करूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन ये हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षणों में से है। और अभी जैसा मैंने बताया, ये वाद योग्य नहीं होता। क्लियर? ये वाद योग्य नहीं होता। इसके अलावा जो दिया गया है कि नेक्स्ट जो विशिष्ट लक्षणों में से यदि आप देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे मूलभूत अधिकार दिया गया वैसे ही मूलभूत कर्तव्य दिए गए। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया। क्लियर? अब एक चीज आप ये ध्यान देना कि फंडामेंटल ड्यूटीज की यदि बात की जाए तो ये शुरुआत में नहीं था हमारे संविधान में। 42वां, सीधे तौर से प्रश्न पूछा जाता, 42वां CAA लिख देता हूं मैं, संविधान संशोधन अधिनियम को। क्लियर? 1976 के तहत, क्लियर, भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, नहीं 51A जोड़ दिया गया। क्लियर? और ये इंदिरा गांधी के समय में आया था। क्लियर? और किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर ये लाया गया था। ध्यान देना, शुरुआत में हाथ में 10, अब कितने? 11। क्लियर? अब कितने हैं? 11 है। ठीक है? और ये 86वां CAA के तहत जोड़ा गया। ठीक है? 1992 में। क्लियर? लिख लीजिए। तो
ये फिर से ये भी वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको यदि कोई फॉलो ना करे तो उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा, क्लियर। लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत के नागरिक के नाते आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज को या मूलभूत अधिकारों का क्या करें, आप मूलभूत कर्तव्यों का कहीं ना कहीं पालन करें, ठीक है, ध्यान देना। तो नेक्स्ट इसमें लिखिए कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बीच में क्या फर्क है। अभी तत्काल इतना लिख लो क्योंकि इसमें 10 से 15 मिनट के व्याख्या की जरूरत होगी, क्लियर। पंथ निरपेक्ष है। नेक्स्ट लिखिए, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मतदान है, नहीं, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मतदान है। इसका क्या मतलब है कि आप 18 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको मत देने का अधिकार है, क्लियर। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत राजीव गांधी के समय में, क्लियर, जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई, 18 कर दी गई, क्लियर, ध्यान देना। तो ये एक बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, ये क्यों दिया गया? क्योंकि जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य है, जिसमें हमने जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई विभेद नहीं किया है, ध्यान देना। और इसके साथ ही क्या होगा, जब सभी को मताधिकार मिलेगा तो सब अपनी बातों को रख सकते हैं, मत डाल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और जब मताधिकार मिलता तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट भी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है उस इंसान की, और समानता एक तरीके से क्या रहेगा, बिल्कुल अक्षुण्ण रहेगा। समानता की यदि नहीं भी है तो हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की भी रक्षा होती है। इज इट ओके? अन्यथा यदि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, सार्वभौमिक मतदान ना हो, तो अल्पसंख्यक को यदि मत डालने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र में वो अपनी बात को रख नहीं पाएंगे ना, ध्यान देना। तो लिखिए, सार्वभौमिक मताधिकार, क्लियर, 18+, क्लियर, व्यक्ति नहीं, नागरिक लिखिए, नागरिक को धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र से परे मत डालने का अधिकार, क्लियर, मत डालने का अधिकार है, क्लियर। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितनी है? 18 वर्ष, क्लियर। और ये जो 18 वर्ष किया गया वो 61वें संविधान संशोधन, क्लियर। सीए लिख दे रहा हूं, संविधान संशोधन अधिनियम को सीए लिख देता हूं, ठीक है, बार बार इतना लंबा लिखना थोड़ा सा, ठीक है। 1988 में किया गया, ठीक है, 1988 में किया गया। अब इसका देखते हैं कि फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है। देखिए इसके फायदे क्या है।
फायदे में सबसे पहले समझिए कि लोकतंत्र के मूल्यों के मुताबिक, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, लोकतांत्रिक मूल्यों के बाद देखिए कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता। तीसरा, समाज में समानता लाता है। चौथा, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा। अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा। यहां तक पॉइंट समझ में आ चुका आप लोगों को। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है, और इस पे हम चर्चा कर भी चुके हैं, भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है, यानी कि आप भारत के अंदर केंद्र प्लस राज्य के एक साथ नागरिक हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में केंद्र राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट लिखे कि नेक्स्ट लिखिए कि स्वतंत्र निकाय भी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी होती है, जो ना तो एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर, ना जुडिशरी के अधीन नहीं आती। ये लिख लोगे ना? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका लिख लो, के अधीन नहीं आती। जैसे आप भारत का चुनाव आयोग किसी के अंदर नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है। नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, नहीं यूपीएससी, ये कैग, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे देखो ना किसी के तहत है क्या, या फिर यहीं पे राज्य लोक सेवा आयोग भी लिख सकते हैं, नहीं एसपीएससी। ये सब ना व्यवस्थापिका या कार्यपालिका, ना विधायिका, ना न्यायपालिका इसके तहत नहीं आती है। क्लियर? तो ये कुछ विशिष्ट लक्षण है। हमने इसके अलावा देख ही लिया कि कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, नहीं आपातकालीन शक्ति बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी चर्चा हो चुकी है। क्लियर? नहीं, अनुच्छेद 352
356 और 360। देखो 4 का फर्क है, 52 4 56, 56 4 60। क्लियर? ये चर्चा थोड़ी हो चुकी है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि 3 स्तर हैं। क्लियर? 3 स्तर, एक केंद्र नहीं, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडीज नहीं, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन के अंदर यदि देखो इसको, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसके तहत एक क्या है, पंचायत और दूसरा नगर पालिका। पंचायत और दूसरा नगर पालिका। ध्यान देना, पंचायत के लिए जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसके लिए कौन सा था, 73rd CAA, 1992 में लाया गया। ठीक है, 1992 में, और इसके लिए भाग 11 जोड़े गए और साथ में शेड्यूल 11 अनुसूची 11 नहीं, इसमें कुल 29 विषय हैं। और पंचायत की यदि बात की जाए, पंचायत तो देख ही लिया, अब म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका की बात की जाए तो इसके लिए, ठीक है, 74वां CAA था, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया और जो अनुसूची है वो 12, और इसमें कुल 18 विषय हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया कि अलग अलग विशिष्ट लक्षण क्या है। ठीक है, तो यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो रखिए प्रश्न को, आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं, लेकिन मैं कल से क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं। इज इट ओके? कल से मान के चलिए ये क्लास 10:30 बजे तक चलेगी, तो पहले से माइंड मेकअप करके आना आप सभी लोग। कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। और कल मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रस्तावना। इज इट ओके? कोई प्रश्न हो तो रखिए, जवाब दीजिए, यस नो कुछ भी। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो नो लिखिए, प्रश्न है तो यस लिखिए और प्रश्न लिखिए। जागृत हैं आप लोग? नींद तो नहीं आ गई? यस, गुड, नाउ आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं, वो तो मैनेजमेंट के प्रबंधन के ऊपर है। ठीक है, ओके, रिवीजन करके आओगे सभी लोग? पक्का? मैं किसी दिन पूछ भी सकता हूं प्रश्न, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप दूर बैठे हुए तो प्रश्न नहीं पूछूंगा। चलिए, तो आज के लिए शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। आशा करते हैं कि आप रिवीजन जरूर करेंगे, और कम से कम 1 से 2 बार तो 24 घंटे के अंदर अंदर। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।